जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके समक्ष आरोह की कविता बगलों के पंख लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके कवि हैं श्री उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी की बगलों के पंख शीर्षक कविता में संध्याकालीन आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगलों के श्वेत पंखों के सौंदर्य तथा संध्याकालीन आकाश के प्राकृतिक दृश्य का मिला-जुला वर्णन तथा उससे कवि के मन में पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया है। यह एक दृश्य कविता है। नभ में पांति बंधे बगलों के पंख, नभ में पांति बंधे बगलों के पंख चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक के रखो, उसे कोई तनिक रोक के रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बगलों की पांखें। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ भी देख लीजिए। नभ, नभ का अर्थ है आकाश, आसमान। पांति, पांति का अर्थ है पंक्ति, पंक्तिबद्ध होना। कजरारे, कजरारे मतलब काले। सांझ का अर्थ है संध्या, शाम। सतेज, सतेज का अर्थ है तेज के साथ, अर्थात चमकीला, उज्जवल। काया, काया का अर्थ है शरीर। हौले हौले, हौले हौले का अर्थ है धीरे धीरे। माया, माया का अर्थ है जादू, आकर्षण। तनिक, तनिक माने थोड़ा। पांखें, पांखें का अर्थ है पंख। इसका हम व्याख्या इस प्रकार से करेंगे। कभी जो आकाश में शाम के समय बगुलों के पंख उड़ रहे हैं, जो कि पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर यानी कि एक लाइन से उड़ रहे हैं आसमान में, वो कवि को बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसकी आंखों को बहुत ही भा गए हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि आसमान में कतारबद्ध होकर उड़ रहे बगुलों के पंखों से एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो गया है। ये नैनाभिराम दृश्य, नैनाभिराम दृश्य मतलब आंखों को सुंदर लगने वाला दृश्य, जिन बगुलों के आसमान में उड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है, वे मेरी आंखें चुराए लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की दृष्टि जहां तक जाती है, वह बगुलों की उड़ान को ही देखता ही रह जाता है। वे बगुले उड़ते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं कि उसकी दृष्टि उन बगुलों से हटती ही नहीं है, उसे बहुत ही अपनी ओर, उस सौंदर्य, वह सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कवि आगे सांझ के समय के आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। ये सांझ के दृश्य मुझे अपनी माया के आकर्षण में बांधे हुए हैं, अर्थात शाम के समय जो काले बादल छाए हुए हैं, उसका जो आकर्षण है वो भी कवि को बहुत अधिक प्रभावित किए हुए है, आकर्षित किए हुए है, और वह उससे बहुत अधिक प्रभावित है और उसको बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा है। उस प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति वो भाव विभोर हो रहा है। कवि की इच्छा है कि ये सुंदर दृश्य, ये नैनाभिराम प्राकृतिक दृश्य जो सचल है, गतिमान है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। कहने का तात्पर्य है कि वो जो सुंदर प्राकृतिक संध्या के समय आसमान में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुले और उनके खुले हुए पंख, वो श्वेत बगुले जो चल रहे हैं, जो गतिमान हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, जिससे वह इन्हें और अधिक देर तक देख सके, क्योंकि
ये दृश्य इतने सुंदर हैं, आकर्षक हैं कि वे उनकी आंखें चुरा लिए जाते हैं। उन्हें कवि को बहुत अधिक अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी दृष्टि उनकी उस सुंदरता से हट ही नहीं रही है। यहाँ कवि ने सौंदर्य के प्रभाव का अंकन करने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लिया है, वे हैं दृश्यों के चित्रण तथा उन दृश्यों को देखते हुए अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन। कविता में वर्णित सौंदर्य जिन दृश्यों के कारण उपस्थित होता है, वे सभी गतिशील हैं। इनकी गतिशीलता और समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही इनके सौंदर्य का मूल कारक है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। इस कविता की भाषा सहज, बोधगम्य, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण है। अनुनासिकता युक्त शब्दों जैसे पाती, आंखें, बंधे, पाखें आदि के कारण कविता में रंजकता के गुण का समावेश हो गया है। हले हले पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखें चुराना मुहावरे का सकारात्मक एवं सार्थक प्रयोग मन चुराने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पूरी कविता में सौंदर्य का गत्वा चित्रण दिखाई पड़ता है, जैसे पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुले, आसमान में घिरे बादल, तैरती सांझ। कवि ने उसे कोई तनिक रोक रखो कहकर इसे पुष्ट कर दिया है, यानी कि ये सब कुछ गतिमान है और उसे रोकने को देखने का कवि का मन है। छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक नया सौंदर्य आ गया है। सांझ को कायावान अर्थात सतेज श्वेत काया बताकर कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी देख लीजिए। कविता तथा कविता से संबंधित कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत कविता का नाम बगलों की पंख है तथा इसके रचनाकार उमाशंकर जोशी जी हैं। प्रश्न दूसरा, बगलों के पंखों ने कवि पर क्या असर किया है? उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। आकाश में उड़ते बगुले कवि को अपनी ओर अत्यंत आकर्षित करते हैं। कवि कहता है कि इन बगुलों के पंखों ने आंखें चुरा ली हैं, इन पर से दृष्टि हटी नहीं रही है। कवि इन उड़ते बगुलों के पंखों को एकटक निहार रहा है। अगला प्रश्न, कवि स्वयं को माया से बंधा क्यों महसूस करता है? इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। आकाश में काले काले बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है। इन बादलों के नीचे से गुजरते बगलों की श्रृंखला जादू की तरह कवि को सम्मोहित करती है। उपस्थित सौंदर्य के कारण इस माया से स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता है। अगला प्रश्न, कवि किसे तनिक रोके रखने की बात करता है और क्यों? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। कवि आकाश में उपस्थित मोहक दृश्य को देखकर उसके जादू से बंध गया है। अब वो मोहक दृश्य क्या है? पंक्तिबद्ध होकर बगुलों का उड़ना, बादलों के बीच गुजरते बगुलों की श्रृंखला को वह अपलक निहारना चाहता है। इस रमणीक सौंदर्य को वह अपनी आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहता, इसलिए कवि इसे तनिक रोके रखने को कहता है कि कुछ देर ये दृश्य और बना रहे, तो जिससे कि वो इस दृश्य को की सुंदरता को और भी निहार सके। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कविता का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार होगा। बगलों के पंख उमाशंकर जोशी जी की सुंदर दृश्य कविता है। कविता में सौंदर्य का प्रभाव पैदा करने के लिए चित्रात्मक वर्णन को महत्व देता है। ये वर्णन पाठक को कविता के मूल सौंदर्य के निकट ले जाता है। बगलों के पंख कविता में कवि काले बादलों से भरे आकाश में
पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देख रहा है। कजराले काले काले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की उजली काया का दृश्य अत्यंत आकर्षक है। कभी सब कुछ देखकर विस्मित अटका सा रह जाता है। वह इस माया से बचना चाहता है। वह सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरा प्रश्न, कविता के भाषा सौंदर्य की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, कविता की भाषा मधुर एवं सहज बोधगम्य है। दृश्यों की गतिशीलता के साथ भाषा की गतिशील होती दिखाई देती है। अनुनासिक वर्णों एवं शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा में रंजकता का गुण आ गया है। पाती, बंधे, पाखें, आंखें आदि शब्दों में इसे देखा जा सकता है। होले होले पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आंखें चुराना मुहावरे का मन को चुराने या सम्मोहित करने के अर्थ में प्रभावशाली एवं सकारात्मक उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त बिंबों के उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, काव्यांश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुले, आसमान में घिरे बादल तथा तैरती सांझ में गत्वर बिंबों की छटा बिखरी है। बोधात्मक प्रश्न देख लीजिए। बगुलों के पंख कविता को पढ़ने से आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं, उनकी किसी भी अन्य कला माध्यम में अभिव्यक्ति करें। इसका उत्तर इस तरह से होगा, बगुलों के पंख कविता का सौंदर्य अद्भुत है। ये लोक जीवन तथा परंपरागत सौंदर्य से जुड़ा है। काले बादलों से ढके आकाश में गुजरते श्वेत बगुलों के पंख मानो एक जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। यह बोल सौंदर्य को उभारते हैं। काले बादलों के बीच उड़ते सफेद बगुलों से सांझ का वह दृश्य सामने आता है जब उड़ते हुए बगुले अपने निवास स्थान की ओर चढ़ पड़ते हैं। इस गतिशील सौंदर्य को संवेदनशील होकर देखना आंखों का जादू से बंध लेना है। अगला प्रश्न, बगुलों के पंख कविता के आधार पर बताएं कि कवि किसे रोक रखने का चाहता है और क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि कवि उमाशंकर जोशी द्वारा बगुलों के पंख कविता में प्रकृति के सौंदर्य की नई युक्तियों को सामने लाया गया है। यहाँ चित्रात्मकता का सुंदर निर्वाह हुआ है। काले बादलों के नीचे से उड़ते बगुलों को देखकर कवि ठहर जाता है। यह दृश्य आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वह इन नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए सब कुछ भूलकर अटका सा रहता है। वह इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार भी करता है। इस दृश्य के जादू को अपलक निखारना चाहता है। कवि इसे रोके रखने की बात अपने मन पर पड़ने वाले अत्यधिक प्रभाव के कारण करता है। अगला प्रश्न, कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है, कैसे। इसका उत्तर इस तरह से होगा, बगुलों के पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। कविता में गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभर जाता है। कभी काले बादलों के नीचे पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों को देखता रह जाता है। ये उसे कजराले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। ये दृश्य इतना मोहक है कि कभी इसमें अटका सा रह जाता है। कभी इसे माया कहता है। इस दृश्य के में कभी प्रकृति सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। ऐसा प्रकृति के इस दृश्य का कवि के मन पर पड़ने वाला मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है। बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें
बेल आइकन पर, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।